जोहार झारखंड, जोहार घाटशिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड राज्य के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होना है। इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आज की रात अंतिम है। कल सुबह 7 बजे से मतदान का कार्य आरंभ हो जाएगा। तो कल 7 बजे मतदान का कार्यक्रम आरंभ हो, उससे पहले मैं जयराम कुमार महतो, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, सह विधायक डुमरी, घाटशिला विधानसभा के तमाम मतदाताओं को, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बड़ों बुजुर्गों को एक संदेश देना चाहता हूँ। वोट आज भारत समेत विश्व के अधिकांश देशों में वोट की व्यवस्था है। वोट यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार। यानी जब से हमारे हाथों में वोट की शक्ति आई, जिस दिन हमारे पास वोट आया, तो वोट किसके बदले आया? जब भी कोई नई चीज़ आती है, किसी के बदले आती है। जी हाँ, वोट आया राजतंत्र के समाप्ति पर, राजाओं के शासन के समाप्ति पर वोट तंत्र का उदय हुआ। यानी राजाओं का शासन। राजाओं का शासन मतलब जो राजा की इच्छा, जो राजा की मर्जी। राजा का पुत्र राजा, राजा के पुत्र का पुत्र राजा, राजा के पुत्र का नाती राजा, राजा के नाती का नाती राजा, बादशाह राजा, बादशाह का बेटा बादशाह, बादशाह के बेटे का बेटा बादशाह, शहंशाह का बेटा शहंशाह, सुल्तान का बेटा सुल्तान, सम्राट का बेटा सम्राट। यानी इस परंपरा को ध्वस्त करके, इस परंपरा को दरकिनार करते हुए भारत देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हुई और लोकतंत्र का आधार बना वोट का तरीका। वोट की यह प्रणाली उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बनी। यानी अब राजा की मर्जी नहीं है, अब बादशाह की मर्जी नहीं है, अब शहंशाह की हुकूमत नहीं है। अब जनता के हाथ में निर्णय है, जनता के हाथ में निर्णय है, जनता के पास निर्णय है कि अब हमारा राजा कौन होगा। अब तो उसे राजा नहीं कहेंगे, जनप्रतिनिधि कहेंगे। लेकिन राजा के स्थान पर कौन आया? राजा जो शासन करता था, राजा जो नीति नियम बनाता था, राजा जो राज्य को चलाता था। तब राजा तो चले गए, उनके स्थान पर कौन है? उनके स्थान पर आज हैं एमपी का समूह और एमएलए का समूह। ग्रुप ऑफ एमएलए और ग्रुप ऑफ एमपीज। यानी एमएलए का समूह और एमपी का समूह। एमपी का समूह यानी देश के लिए, एमएलए का समूह यानी राज्य के लिए, जो राजाओं के स्थान पर शासन प्रशासन को चलाने के लिए आए। अब उस शासन प्रशासन को जो लोग चलाएंगे वो उनकी मर्जी नहीं है, वो हमारी मर्जी से जाएंगे, हमारे वोट से चुनकर जाएंगे। हम जिन्हें वोट देंगे वही जाएंगे और शासन प्रशासन को चलाएंगे। तो मैं ये बातें इतनी लंबी और विस्तार से इसलिए कह रहा हूं, चूंकि जिस मकसद के साथ हमारे देश ने लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया था, जिस मकसद के साथ एक आम जनमानस ने वोट तंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित की थी, वो मकसद आज 70-75 सालों के बाद भी सार्थक होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि राजे के पुत्र को ही उसी की उम्मीदवारी आज भी है। 75 वर्षों के बाद भी इतना बदलाव नहीं हो पाया कि आम जनमानस अपने वोट को लेकर सक्रिय रह सके, उस अपने वोट को लेकर चिंतनशील रहे। आज भी राजपुत्र ही बड़े बड़े राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव लड़के विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री इत्यादि इत्यादि बन जाते हैं। घाटशिला का कहानी क्या है आप सभी जानते हैं। घाटशिला में एक प्रत्याशी तो हमारे हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक साधारण कृषक आदिवासी परिवार के एमएससी बीएड की पढ़ाई कंप्लीट करने वाले रामदास मुर्मू, जो जेएलकेएम के प्रत्याशी है। लेकिन 2 प्रत्याशी कौन है? चलिए, हमारे भाई समान ही है, उसमें कोई उनकी हम शिकायत ना आलोचना करेंगे। दोनों हमारे बड़े भाई हैं, बाबूलाल जी और सोमेश जी। लेकिन उनका संबंध किस परिवार से है?
दोनों का संबंध पूर्व मंत्रियों के परिवार से है। जो दो प्रत्याशी हैं, जो दो कैंडिडेट हैं, दोनों पूर्व मंत्रियों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अतः ऐसे में लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र की वह विरासत जो हमने राजतंत्र को समाप्त करके अपनाई थी, बिल्कुल सार्थक होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा कि घाटशिला के उपचुनाव में घाटशिला के तमाम माताओं बहनों को मैं विनती करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा कि इस बार उस परंपरा को, उस परिपाटी को तोड़ें कि राजा का बेटा राजा बने। इसको तोड़ना होगा। ये लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। क्योंकि आज हम बात करते हैं कि हमारा देश तो अमीर है लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। हमारा देश कल को 7 ट्रिलियन, परसों 10 ट्रिलियन, कुछ वर्षों बाद 15 ट्रिलियन, कुछ वर्षों बाद 20 ट्रिलियन, तो शायद कुछ दशकों के बाद 50 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी छू ले। लेकिन क्या आम व्यक्ति तक पहुंच पाएगी? नहीं, एक खाई बनेगी। क्योंकि हमने सत्ता का और संपत्ति का केंद्रीकरण कर लिया है, एक जगह केंद्रित हो गई है। अगर वास्तव में हम देश को खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। हमें विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है उसे सार्थक दिशा में, सकारात्मक दिशा में लेकर जाना होगा। विकेंद्रीकरण यानी किसी के पास भी पैसा, सबके पास राजनीति का पावर, सबके पास सारी व्यवस्थाएं, सबके पास, आम व्यक्ति तक, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति तक जाएगा, उसे विकेंद्रीकरण। तो इसलिए आज इस व्यवस्था को बदलना होगा। घाटशिला के तमाम मतदाताओं से मेरा अनुरोध होगा। घाटशिला हमारे सभी भाई लोग गए, विजेता कमेंट में हैं, हमारे स्टार प्रचारक के तौर पर थे। कई हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे सभी लोग घाटशिला गए। मैं भी घाटशिला गया था। और घाटशिला में क्या देखा सबने, इस बात को मानना होगा कि घाटशिला कहीं ना कहीं, जो बगल में ही जमशेदपुर का क्षेत्र है, अगर जमशेदपुर के टाउन से घाटशिला के ग्रामों की तुलना करें तो 2 दशकों का अंतर दिखता है। अब क्यों ऐसा रहा, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था, आज इस पर घाटशिला को विचार करने की आवश्यकता है। वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के माताओं बहनों को, वहाँ के मतदाताओं को विचार करने की आवश्यकता है। आज वहाँ के सड़कों की स्थिति क्या है? वहाँ टावर तक 50% से ज़्यादा टावर नहीं पकड़ रहा था। जो भी है नहीं जानते, घाटशिला घूम कर आएंगे। सरकार की जो सुविधाएं संचालित हो रही है वो किस अवस्था में संचालित हो रही है, ये जानने की आवश्यकता है। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। घाटशिला को परिवर्तन की आवश्यकता है। और एक महत्वपूर्ण विशेष बात आज आपने देखा और हमने भी देखा। मैंने तो सोचा था कि जब इंडिया और एनडीए गठबंधन का मंच सजेगा, जब दोनों बड़े राजनीतिक दलों के नेता मंचों पर दिखेंगे, जब कोई बड़ा सभा, जनसभा कार्यक्रम होगा, और जब इंडिया एनडीए गठबंधन के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री जब मंचों में आएंगे और भाषण देंगे, तो शायद उनके भाषणों में बेरोजगारी मुद्दा होगा, शायद उनके भाषणों में छात्रों का स्कॉलरशिप मुद्दा होगा, शायद उनके भाषणों में जादूगोड़ा का यूरेनियम मुद्दा होगा। मैंने ये भी सोचा था कि शायद उनके भाषणों में जो घाटशिला में बंद पड़े उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करने का मुद्दा उनके भाषणों में होगा। शायद उनके भाषणों में घाटशिला को जमशेदपुर के तर्ज पर डेवलपमेंट करने का मुद्दा होगा। लेकिन भाषणों में आरोप प्रत्यारोप, और सबसे महत्वपूर्ण क्या दिखा इस बार? आंसू दिखा। एक आंसू बहा हमारे बीच स्वर्गीय, आज नहीं है, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री। उनको हृदय तल से आज भी श्रद्धांजलि देते हैं, आज भी उनको नमन करते हैं, आज भी उनको वंदन करते हैं। बहुत कम मुलाकात रही उनसे मेरी, चूंकि मैं इसी बार विधानसभा में मैं प्रवेश किया और इससे पूर्व भी उनसे व्यक्तिगत रूप से न कभी मिला था, न कभी बातचीत हुई थी। लेकिन जब भी मुझसे मिलते थे मुझे कभी विधायक नहीं उन्होंने माना, एक छोटे भाई से, एक बच्चे जैसा माना, और हमेशा 3-4 बार मेरी पीठ को थपथपाते थे, जैसे बच्चे को थपथपाते हैं जोर से कभी, तो पीठ थपथपाते हुए रामदास सोरेन जी मुझसे मिले। आज वो नहीं है, निस्संदेह उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
उनका परिवार इस शोक को सहे, मैं यह भी कामना करता हूं। लेकिन आंसू अगर राजनीतिक रूप से आएंगे, सार्वजनिक मंचों पर आएंगे, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। तो आपने देखा आंसू सोमेश दादा की मां के आंखों में था। उसके बाद आपने फिर आंसू देखा होगा बाबूलाल दादा के पिताजी यानी चाचा चंपई सोरेन, उनकी आंखों में भी आंसू था। तो क्या ये आंसू झारखंड की बदहाली के लिए थे? क्या ये आंसू झारखंड की युवाओं की बेरोजगारी के लिए थे? क्या उनके आंसू झारखंड के उन छात्रों के लिए थे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है? क्या ये आंसू उन अभ्यर्थियों के लिए थे जिन्होंने परीक्षा तो लिखा है लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है? क्या ये आंसू उन अभ्यर्थियों के लिए थे जो 10 वर्षों से एग्जाम की उम्मीद में, आस में बैठे हैं? नहीं, ये आंसू, दोनों के आंसू उनके बेटों के लिए थे। तो मैं घाटशिला की जनता के साथ पूरे राज्य की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आंसू अब लोग अपने बेटों को अपने व्यक्तिगत क्या ये व्यक्तिगत होगा? उनका बेटा चुनाव जीत जाए इसलिए चच्चा आंसू बहा दिए, सोमेश बाबू जीत जाए। हमें लगता है शायद माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी के कहने पर सोमेश जी की भी माता ने आंसू बहा दिया। आंसू अगर बहाना था तो हमारे सूर्या भाई, सूर्या हंसदा, जिनको एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया, प्री प्लान करके उनको मार दिया गया। क्यों संथाल परगना के आदिवासियों की आवाज थे। अगर आंसू बहना था तो आज मेरे ही विधानसभा के विजय कुमार महतो नाम का एक युवा है जो सऊदी अरबिया में है, और जस्ट अभी मैं वहां के कंपनी के अधिकारी से मैंने बात किया, वो बार बार कह रहे हैं कि एजेंट चाहिए क्योंकि गोली लगी है। एक 25 साल का नौजवान, ऐसे लगभग मैंने 4 जिला का डेटा निकाला है। उन 4 जिलों में लगभग 54, 55, 22 से 32 साल के नौजवान डेथ किए पिछले 6 महीनों में। 50 से ज्यादा नौजवान जो विदेश में, परदेशों में रहते हैं, वो मर गए काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान। 22 से 32 साल। तो आंसू वहां बहना चाहिए था। इनका आंसू झारखंड की भलाई, कि झारखंड दुख है इसलिए इनका आंसू नहीं बहा। इनका आंसू अपने बेटे के लिए बहा है। तो मैं जनता से यही पूछना चाहता हूं, खासकर घाटशिला की जनता से, आप अपने बेटे के लिए आंसू ना बहाएं, कम से कम अपना वोट का सही इस्तेमाल तो करें। आप सीखिए इनसे, आप सोमेश जी की माता जी से। और खैर वो आंसू तो मुझे पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी के कहने पर, जी बिल्कुल विलेज ब्लॉक भैया, उत्पाद सिपाही का जो दौड़, आपको याद होगा एक बहाली का जो दौड़ हुआ जिसमें 17-18 से ज्यादा भाइयों ने जान गंवा दी, आज तक वो एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ। तो आंसू अगर बहाना चाहिए था तो उन 18-20 नौजवान जो बहाली में दौड़ते दौड़ते मर गए, बहाली में दौड़ते दौड़ते बेचारे मर गए, तो असल में आंसू वहां बहना चाहिए था। चंपे चाचा अगर आंसू ना बहाते और सपोज उनका बेटा हार जाते तो क्या बिगड़ जाता। 25-30 सालों से विधायक हैं, 2 बार मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सोमेश की माता जी अगर आंसू ना बहाती और सोमेश चुनाव हार जाता, क्या बिगड़ जाता। उनके सोमेश जी के पिताजी भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 3 बार या 4 बार या 5 बार, जो भी है मैं एग्जैक्ट नहीं हूं, विधायक रह चुके हैं। कई वर्षों से राजनीति में हैं, और हैं नहीं, जब हैं तो अच्छा खासा उनका आर्थिक स्थिति अच्छी खासी होगी, सामाजिक स्थिति अच्छी खासी होगी। तो अगर उनके आंसू ना बहाने से उनके बच्चे अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन आज वो आंसू बहा रहे हैं, इसलिए आंसू नहीं बहा रहे हैं कि झारखंड में स्थानीय नीति नहीं है, इसलिए आंसू नहीं बहा रहे हैं कि झारखंड में नियोजन नीति नहीं है, इसलिए आंसू नहीं बहा रहे हैं कि झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। वो इसलिए आंसू बहा रहे हैं कि मेरे बेटे चुनाव जीत जाएं। क्या वो चुनाव जीतेंगे व्यक्तिगत? क्या ये चुनाव उनका व्यक्तिगत है? चूंकि ये जो चुनाव है, जो 14 तारीख को जिसका रिजल्ट आएगा,
और उसे जिस पद से नवाजा जाएगा वह पद जनप्रतिनिधि कहलाएगा। जनप्रतिनिधि का पद कहलाएगा, वह जनप्रतिनिधि होगा, वो सबका, वो पूरे विधानसभा का नेता और पूरे राज्य के लोगों का आवाज होगा। तो फिर आंसू अपने बेटे को जिताने के लिए बहा रहे हैं, इसका मतलब क्या वो पद व्यक्तिगत होगा? क्या वो पद व्यक्तिगत लाभ की कमाई के लिए होगा? क्या वो पद निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए होगा? यदि वो पद व्यक्तिगत नहीं है, यदि वो पद निजी लाभ की कमाई के लिए नहीं है, यदि वो पद निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है, तो आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो काबिल होंगे, जनता उन्हें चुनेंगे, जनता उनका समर्थन करेंगे, जनता उनके साथ खड़ा रहेंगे। इसलिए आप तमाम जनता जनार्दन से मेरा आग्रह होगा कि आंसू की राजनीति को, ये आंसुओं की राजनीति को, मोदी जी आस्था को ले आए, अब हेमंत दादा आंसुओं की राजनीति लेकर आए हैं और चंपई चाचा उसी को फॉलो करने जा रहे हैं। तो इसको दूर करें। और साथ ही साथ मैं मानता हूं, मैं उनके आंसू की कद्र करता हूं। अगर वो आंसू व्यक्तिगत रूप से अपने आंगन में, अपने घरों में या किसी गैर राजनीतिक कार्यक्रम में अगर आते तो मैं समझता, मैं मानता हूं सोमेश जी की माता ने अपने पति को खोया है, मैं उनकी आंसू के प्रति सहानुभूति रखता हूं। चंपई चाचा ने 40 साल जिस पार्टी की सेवा दी, उस पार्टी से वो बाहर हो गए, उस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, मान सम्मान में ठेस पहुंचा है। मैं इस पीड़ा का भी अनुभव करता हूं। निस्संदेह दोनों को पीड़ा है, सोमेश दादा की माता को भी पीड़ा है और चंपई चाचा यानी बाबूलाल जी के पिता को भी पीड़ा है। एक को अपने पति खोने का पीड़ा है और दूसरे को अपने 40 वर्षों से सिंची गई पार्टी से बाहर होने की पीड़ा है। लेकिन वह अपने व्यक्तिगत अपने बेटों को जिताने के लिए अगर आंसू बहाते हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय हो। बिल्कुल सपंदा, आप तो घाटशिला होकर आए हैं, बिल्कुल आपने भी करीब से चीज़ों को देखा होगा। तो इसलिए इस बार रामदास मुर्मू को मौका दें। एक नया उभरता हुआ युवा नौजवान है, उम्मीद है कि वो बेहतर कार्य करेगा। और युवाओं को इसलिए चुनिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं बुजुर्गों के विपक्ष में हूँ, सबकी अपनी एक आयु है। खेल कूद के लिए बचपन और आधा युवावस्था है, उसी आधी युवावस्था में और थोड़ा सा आगे पढ़ाई लिखाई की, अब उसके बाद घर परिवार संभालना है, फिर बुजुर्ग होकर बच्चों को थोड़ा लाड पिला प्यार दुलार और दिशा देना है। सबका अपना समय सीमा होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज युवाओं को राजनीति में इसलिए मौका मिलना चाहिए। जैसे मैं भी देखता हूँ कि जब एक दिन में 10-12 समस्याओं को टैकल करता हूँ, जब उनका लाइनअप करता हूँ, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, किसी पदाधिकारी से संबंधित हो या किसी ऑफिस से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, कोई विषय से हो, तो थकने जैसा फील होता है। लगता है कि यार अब छोड़ दें, अब आज हो गया। लेकिन फिर कहते नहीं, वो उम्मीद से फ़ोन किया है तो इसकी फिर ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही हैदराबाद में एक डेड बॉडी का मामला था, एक प्रवासी भाई का देहांत हुआ, तो हम लोगों ने घर बैठे फ़ोन किया, लगातार प्रयास किया और उनको जो भी मुआवजा था संतोषजनक देने का काम हुआ। एक अस्पताल का मामला था, डॉक्टर से बात हुई तो कुछ शुल्क में कटौती, यानी जो हॉस्पिटल का फी था उसे माफ़ कर दिया गया। लेकिन जो जहाँ अधिक उम्र के विधायक के सांसद हैं, यकीन मानिए उनको आप एक दिन में 10 से ज़्यादा 12 कॉल कर दीजिए और बोलिए कि हम समस्या है, वो खुद और इंटरेस्ट नहीं लेने लगते हैं। क्योंकि मन, शरीर, तन सब थकने लगता है। मन थक गया, तन थक गया तो कैसे काम करेगा? सच्चाई कह रहे हैं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि 10-12 समस्या के बाद कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि अब थोड़ा थकावट लगता है। तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। और ये सच्चाई है, ये हम लोग यूथ हैं, एनर्जेटिक हैं, इसलिए कार्य को कर रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है, युवाओं को राजनीति में मौका दीजिए, क्योंकि वो एक्टिव होकर काम करेंगे और बहुत ही तेज तरार होकर काज करेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है, घाटशिला की जनता से अनुरोध है, विनती है कि इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रामदास मुर्मू, नाम भी बड़ा प्यारा है, हमारे दिवंगत स्वर्गवासी मंत्री महोदय
उनका भी नाम रामदास सोरेन था, इनका नाम रामदास मुर्मू है। रामदास विल रिप्लेस रामदास, रामदास रामदास की जगह लेंगे। कितना सुंदर मेल खा रहा है। और ये आवश्यक नहीं, मैं मंत्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए कहूँगा कि आवश्यक नहीं है कि उन्होंने जो काम जहाँ छोड़ा है उनका परिवार का ही कोई पूरा करेगा। कोई नया ऊर्जावान विचारवान युवा उस रास्ते में आएगा और उस कार्य को जो छूटा है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए रामदास मुर्मू को सपोर्ट करें। घाटशिला वासियों, आप सभी से आग्रह है कि रामदास मुर्मू, जिनका क्रमांक आपको पता है 5 है, चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। बिक्की दा ड्राइवर भाई लोगों के लिए भी ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। हम लोग एक विधायक हो जाते हैं, समय थोड़ा कम मिलता है, इसलिए थोड़ा सा त्रुटि होती है, लेकिन समय के साथ हम लोग सबके मुद्दों को रखेंगे, सबके मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे। आपको ये विश्वास दिलाते हैं। आप मेरे चेहरे को करीब से देख सकते हैं, मेरा चेहरा कितना थका हुआ इस उम्र में लग रहा है। इसलिए नहीं कि बीमार है, इसलिए कि हम लोग जनता के कार्यों को दिल से लेते हैं, क्योंकि हम वहीं से उठकर आए हैं, उसी गांव से, वही खेल के मैदान से, खेतों की पगडंडी से उठकर आए हैं। और वहां से मेरा अभी भी नाता है, टूटा नहीं है। लोग विधायक सांसद होने के बाद वहां से नाता तोड़ लेते हैं और कभी कबाड़ ही दर्शन देते हैं, लेकिन हम वहां से नाता आज भी रखे हैं और आजीवन रखेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं हम लोग आपके लिए हैं, जनता जनार्दन के लिए हैं, यही हमारी अभिलाषा है। बाकी पुनः घाटशिला की देवतुल्य जनता से अनुरोध है, आग्रह है कि इस बार आप अपना बहुमूल्य मत 5 नंबर पर रामदास मुर्मू जी को करेंगे। आप सबों का आशीर्वाद रामदास मुर्मू जी को मिले, यही हम सबों का आप सबों से अनुरोध है। जोहार झारखंड, जोहार घाटशिला। घाटशिला के उपचुनाव में रामदास मुर्मू को कैंची छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं, यही अनुरोध है, विनती है। जोहार। जोहार सभी दादा भाई बहन दीदी लोग जो जुड़े हैं लाइव सेक्शन से, सबको जोहार।